Never attempt to win by force what can be won by deception. ये मेरे शब्द नहीं, मैकियावेली के शब्द हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज हम अपने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए ये रिवीजन क्लास में निकोलो मैकियावेली, एक इटालियन फ़िलासफ़र, एक इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करेंगे। साथ ही साथ इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है रियलिज़म के तरफ, इनको क्यों हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बुलाते हैं, रियलिज़म के फादर बुलाते हैं, वो हम जानेंगे आज। जो मैंने स्टार्टिंग में लाइंस कही वो इनकी लाइन है, जिसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हम छल कपट से जीत सकते हैं, जो चीज़ हम किसी को धोखा दे के पा सकते हैं, उसमें हमें बल या शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये पहले रियलिस्ट थिंकर हैं जिनकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया में कौटिल्य या विष्णुगुप्त या अर्थशास्त्र के राइटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे उनके साथ। ठीक है, तो आज हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इटालियन डिप्लोमैट थे जो फ्लोरेंटीन में पैदा हुए थे। ये मई 13 1469 को फ्लोरेंस नाम के शहर इटली में पैदा हुए थे और ये एक बहुत ही एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम पर वहाँ रहे थे। इन्होंने इटली को यूनाइट करने की भी बात करी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी का माहौल था इटली में, एंड ही लव्ड हिज कंट्री। ठीक है, उनको हम फर्स्ट पॉलिटिकल रियलिस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स को, पहले ऐसे इंसान है जो पॉलिटिक्स को एथिक्स और रिलीजन से अलग करते हैं। उन्होंने पहली बार प्राइवेट एंड पब्लिक का डिस्टिंक्शन बनाया था पॉलिटिकल साइंस में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इनकी पर्सनल हिस्ट्री जान लेते हैं। उन्होंने द प्रिंस, जो कि सबसे फेमस वर्क है उनका, 1513 में लिखी थी पॉलिटिकल फेवर जीतने के लिए। उनको एग्जाइल यानी उन्हें सज़ा मिली थी फॉल ऑफ रिपब्लिक के बाद 1512 में, और उनको जो स्कॉलर्स है, क्रिटिक्स है, वो चाइल्ड ऑफ रेनेसांस भी कहते हैं। ठीक है, अब रेनेसांस क्या होता है? रेनेसांस एक पीरियड था यूरोपियन हिस्ट्री में जिसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रेनेसांस मतलब जब बाइबल पब्लिश हुई थी एंड पीपल बिगैन टू थिंक साइंटिफिकली, तो उसकी वजह से एक अलग काइंड ऑफ थिंकिंग लोगों में आई। लोग रिलीजन की तरफ से मुड़कर साइंस की तरफ, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की तरफ झुकने ज़्यादा लगे। हर चीज़ को क्वेश्चन करना, रीज़न को प्रेफरेंस देना, अपनी कंट्री के बारे में सोचना, ये सारे जो थॉट्स थे ये ज़्यादा बढ़ गए। तो ये सारी तीन चीज़ों ने मैकियावेली को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया। एक है नेशनलिज़म, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक यूनाइटेड इटली का ड्रीम देखने लग गए। उनकी पॉलिटिकल एडवाइस भी जो है वो इटली को लिबरेट करने के लिए, फॉरेन बारबेरियंस से बचाने के लिए और उसे यूनाइट करने के बारे में ही बात करती है। उसके बाद जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, जो जिस तरह से वो साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन में, स्टडी में, वो भी एक तरह से जो एग्जिस्टिंग मेथड है उन सबको क्वेश्चन करती है। मैकियावेली जो स्टेट को जैसे देख रहे हैं वो एक डिवाइन फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, वो उसको एक ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन के नज़रिए से देख रहे हैं, जिसको वो चेंज करना चाहते हैं, जिसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसको वो अफेक्ट करना चाहते हैं बेटर या फिर वर्स के लिए। वो चर्च को भी, हम आगे पढ़ेंगे, वो चर्च को भी एक मतलब कम नज़र से देखते, कमतर नज़र से देखते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट। वो ये सोचते हैं कि चर्च जो है वो बहुत करप्ट है। ठीक है, ह्यूमनिज़म की भी एक स्पिरिट जगाता है रेनेसांस, जिसने फोकस गॉड से शिफ्ट करके मैन की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद जितने भी फ़िलासफ़र हम पढ़ेंगे वो इंसानों की बात ज़्यादा करेंगे, उनकी रीज़निंग की बात ज़्यादा करेंगे, यूटिलिटेरियनिज़म की बात ज़्यादा करेंगे। वो ये बात ज़्यादा करेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। तो इसके बाद हमारी जो पॉलिटिक्स थी वो ज़्यादातर ह्यूमन नेचर, उनका स्ट्रगल ऑफ पावर या पावर में बने रहने के बारे में हो गई थी। टेरेस्ट्रियल सक्सेस, माने कि जो ज़मीन पर सक्सेस है उसके बारे में ज़्यादा हो गई थी अब के बाद की पॉलिटिक्स। या जैसे कि हमने एरिस्टोटल और प्लेटो में पढ़ा, वो लोग एक डिवाइन और एक काइंड ऑफ यूटोपियन सोसाइटी की बात करते हैं अपने बारे में। इवन एरिस्टोटल, ही इज़ a little bit unrealistic when it comes to politics, because
अगर हम कंपेयर करेंगे तो एरिस्टोटल जैसा कोई है नहीं अभी के ज़माने में। अगर हम पॉलिटिशियंस को देखेंगे वर्ल्ड वाइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, वर्ल्ड वाइड, बट मैकियावेली जैसे आपको कई सारे पॉलिटिकल एडवाइज़र्स, पॉलिटिशियंस उनकी लाइंस पर चलते हुए आज भी आपको दिखेंगे जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट कोई आइडेंटिफाई नहीं होना चाहता एज अ मैकियावेलियन, ठीक है। तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल सैल्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, एथिकल स्टेट होना चाहिए, हमें क्या परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए क्या क्या करना है, ये बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स कैसे होती है, पावर में कैसे आते हैं, पावर में रहते कैसे हैं। तो ही इज़ अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन एंड दिस इज़ हाउ ही स्टार्टेड। इट स्टार्टेड रियलिज़म की स्टार्ट यहाँ से इस तरीके से हुई, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की। अब ये जो ह्यूमन नेचर को है ये बहुत ही पेसिमिस्टिक नज़रिए से देख रहे हैं। पेसिमिस्टिक मतलब बहुत ही सिनिकल, बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री इसीलिए रिपीट होती है क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो सेम है, और ह्यूमन नेचर उनके अकॉर्डिंग क्या है, गंदा, बुरा, करप्ट, बहुत ही बुरा। मतलब वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, ठीक है, जो कि सिर्फ डिज़ायर से काम करते हैं, अनग्रेटफुल, कुछ भी आप उनके लिए कर लो वो भूल जाएंगे कल के, फिकल, उनकी लॉयल्टी जो है वो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कावर्डली, दे आर रूल्ड बाय फियर। वो ये भी कहते हैं कि मेन आर ड्रिवन ओनली बाय ट्रू प्रैक्टिकल इम्पल्सेस विच इज़ ईदर लव और बाय फियर। वो दो ही चीज़ों के दो ही प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं, या तो प्यार या तो फिर डर। प्यार इंस्पायर करना बहुत टफ है, लोग पूरी ज़िंदगी किसी से प्यार नहीं कर पाते, बट फियर हर इंसान कम से कम एक चीज़ से तो डरता ही है, कितना भी बहादुर इंसान हो एक चीज़ से तो डरेगा ही, और बहुत सारे इंसान तो करोड़ों चीज़ों से डरते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कावर्ड स्पीशीज़ है इसको आप रूल कर सकते हो बहुत ईजीली बाय फियर। किस चीज़ का फियर? फेल हो जाने का फियर, मर जाने का फियर, जेल में चले जाने का फियर, मतलब किसी भी तरीके का फियर आप उनमें इंस्टिल कर सकते हो और उनको रूल कर सकते हो। अब तो नए नए फियर्स हैं जो एक्चुअल फियर्स भी नहीं, अपनी सोशल आइडेंटिटी खो देने का फियर, अपना इंसल्ट हो जाने का फियर, समाज का फियर, चार लोग क्या कहेंगे, ये फियर वो फियर। तो ये सेल्फ इंस्टिल्ड फियर्स हैं हम लोगों के। तो कह रहे हैं बहुत ही कावर्डली लोग हैं क्योंकि हैं वो वीक हैं ह्यूमंस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ह्यूमन सबसे वीक एनिमल है। तो वो कह रहे हैं इनको आप बहुत ईजीली रूल कर सकते हो फियर से। तो और एक और कोट है उनका, विच इज़ मैन फॉरगेट द डेथ ऑफ देयर फादर सूनर देन द लॉस ऑफ पैट्रिमनी, विच ऑल्सो ये सारे ट्रेड्स को दिखा रहा है। सेल्फिश है, ग्रीडी है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अनग्रेटफुल है, फिकल है। मतलब अपने, ये कोट क्या कह रहा है कि वो अपने फादर की डेथ भी भूल सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, बट अपनी प्रॉपर्टी का मतलब नहीं भूल सकते, प्रॉपर्टी नहीं भूल सकते, ठीक है। अब वो प्रिंस को क्या एडवाइस दे रहे हैं, उनकी बुक्स जो है द प्रिंस, उसमें वो किसको एडवाइस दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि प्रिंस जो है वो मास्टर ऑफ डिसेप्शन होना चाहिए। मैकियावेली इज़ अ लॉट अबाउट विजुअल्स। उनकी सारी थ्योरीज़ में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मतलब फोरशैडो करती है या फिर एक बैकग्राउंड जैसे रहती है हमेशा, वो है परसेप्शन। वो कह रहे हैं परसेप्शन हर एक रूलर को बहुत इफेक्ट करता है। परसेप्शन इज़ एवरीथिंग, इवन इफ़ यू आर नॉट काइंड, इवन इफ़ यू आर नॉट रिलीजियस, इवन इफ़ यू आर नॉट अ नाइस पर्सन, यू हैव टू क्रिएट एन इमेज इफ़ यू वांट टू रूल। तो वो कह रहे हैं कि वो मास्टर ऑफ डिसेप्शन होना चाहिए, उसको छल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से उसको स्टेट को मेंटेन करना आना चाहिए, फोर्स करे वो स्टेट मेंटेन रहे उस चीज़ को। इसकी वजह से उसको मास्टर होना चाहिए डिसेप्शन के आर्ट में, छल कपट, धोखा देना, करप्शन सब आना चाहिए। वो एक लायन जैसा होना चाहिए ताकि वो वुल्व्स को, भेड़ियों को भगा सके, मतलब वो ब्रेव होना चाहिए, उसमें बल होना चाहिए। बल ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, बट उसमें मेंटल बल हो कि आर्मी भी है तो आर्मी उसके अंडर है, आर्मी उसको ना तख्ता पलट कर दे, तो मेंटल बल होना चाहिए। फॉक्स क्यों ना, फॉक्स की जैसा भी होना चाहिए, लायन की जैसा भी होना चाहिए। लायन इज़ ब्रेव, लायन कैन किल ऑल हिज एनिमीज ईजीली बिकॉज ही इज़ ब्रेव, एंड फॉक्स इज स्लाई, ही इज़ कनिंग। तो वो कह रहे हैं ट्रैप्स भी समझ में आना चाहिए, मतलब मेंटल पावर भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बल है और दिमाग नहीं है। तो ट्रैप्स भी उनको समझ में आना चाहिए, कनिंग, डिसेप्शन सब समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज़ बेटर टू be feared than loved if one cannot be both। वो तो बोल रहे हैं ideally you should be both, you should be loved by the common people and you should be feared by your enemies। जो आम जनता, आपकी प्रजा आपको प्यार करे, प्रिंस को कह रहे हैं आपको प्यार करे, और जो आपके एनिमीज़ है वो आपसे डरे, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। बट अगर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती तो सबको ही आपसे डरना चाहिए, क्योंकि फियर से ही लोग आपको फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट
ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी। डुअल मोरालिटी फर्स्ट टाइम उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस किया। पब्लिक मोरालिटी अलग होती है, प्राइवेट मोरालिटी अलग होती है। वो कह रहे हैं प्राइवेट मोरालिटी ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे अप्लाई होती है, जो कि बहुत ही मतलब रिलीजियस मोरालिटी है, एथिक्स, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ठीक है, कि मतलब आपको चुराना नहीं है, किसी पे स्पाई नहीं करना, कुछ इमोरल एक्ट नहीं करना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, थिंग्स लाइक दैट। दिस इज़ फॉर ऑर्डिनरी पीपल हु हैव टू फॉलो द प्रिंस। एंड पब्लिक मोरालिटी ये है कि जो कि रूलर पे अप्लाई होती है, जो कि कोई भी राजा है, प्रिंस है, उस पर अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कोई भी एक्शन मॉरल है अगर वो उसकी स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए है, मतलब उनके अकॉर्डिंग एंड्स जस्टिफाई द मीन। अगर उसका एंड ये है कि उसको अपना कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, अगर स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, तो कोई भी मीन्स फेयर है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन मॉरल है अगर वो स्टेट को बचाने के लिए लिया गया। ऑल्सो दिस इज़ टू नोट कि वो इमोरलिटी को नहीं एडवाइस कर रहे हैं कि आपको सबको मार देना चाहिए, सब वॉर कर लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं इमोरलिज्म, मतलब कि ही इज़ न्यूट्रल अबाउट इट। वो न्यूट्रल है। वो कह रहे हैं कुछ सही गलत नहीं है, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को तो आपको कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ेगा। आपको दिस इज़ हाउ अ डिप्लोमैट थिंग्स, कि आपको गलत भी करना है तो आप बहुत अच्छी पैकिंग करके उसको गलत करेंगे ताकि नेशनल इंटरेस्ट फॉलो हो सके, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशन हो सके, ठीक है। पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म भी फर्स्ट टाइम उन्होंने ही डिस्कस किया है। सेपरेशन, स्टेट सेपरेशन वो एडवाइस करते हैं बिटवीन चर्च एंड द स्टेट। चर्च और स्टेट को वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ही थिंक्स चर्च इज हैज़ बिकम करप्ट इंस्टीट्यूशन। वो बन भी जा गया था उस टाइम पे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिलीजन को हेट नहीं करते। वो ये भी समझते हैं कि किंग या प्रिंस को अपीयर होना चाहिए रिलीजियस, बिकॉज वो हेल्प करता है टू मेक अ विजुअल इम्प्रेशन पब्लिक पर कि हाँ किंग या प्रिंस अच्छा इंसान है। इसीलिए ही एडवाइसेस कि वो सोशल कंट्रोल और डिसिप्लिन का एक टूल होना चाहिए। बट वो डिवीज़न और वीकनेस के लिए चर्च को ब्लेम भी करते हैं कि डिवीज़न और वीकनेस जो इटली का हुआ है वो चर्च की वजह से हुआ है। वो कह रहे हैं कि रिलीजन इज़ ओनली यूज़फुल इफ़ इट सर्व्स द स्टेट्स पावर। यूटिलिटेरियन व्यू है, मतलब कि कुछ लोगों का भला, मतलब सब लोगों का भला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कुछ लोगों का भला। तो अगर जो चर्च है वो हेल्प कर रहा है बिगर एंटिटी स्टेट को तो ही यूज़फुल है चर्च। इसीलिए वो यूटिलिटेरियन इसको व्यू को बोलते हैं। यूटिलिटेरियन व्यू ये होता है कि कुछ लोगों का भला कम इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा लोगों के भले से, तो ज़्यादा लोगों का भला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो अप्रोच है ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बात की गई है। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, मैकियावेली और कौटिल्य का, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और इनके कुछ कोट्स हैं जो कि बहुत ही फेमस है, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। ये कोट भी बहुत फेमस है। देयर इज़ नो अदर वे टू गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट फ्लैटरी देन बाय लेटिंग मैन अंडरस्टैंड दैट टेलिंग यू द ट्रूथ विल नॉट ऑफेंड यू। तो प्रिंस को ऐसा होना चाहिए कि उसके आसपास ऐसे लोग हों जो उसे सच भी बताएं, ऐसे लोग ना हो सिर्फ जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। वो ये भी कहते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। फॉर्च्यून इज़ लाइक अ वुमेन, फॉर्च्यून इज़ अ वुमेन, शी मस्ट बी बीटन एंड बुलीड। दिस आई डू नॉट अग्री विद एट ऑल। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस। नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स वट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। व्हाट द क्रिटिक्स है, अब क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत बारी क्रिटिक्स के कोट्स आ जाते हैं स्ट्रेट, तो उसके लिए डनिंग हैं जो उनको बुला रहे हैं चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एंड G.H. Sabine, his political philosophy was narrowly local and narrowly dated. V.T. Jones कहते हैं Machiavelli is the child of Florence and of the Renaissance. J.H. Lasky कह रहे हैं whole of Renaissance is in Machiavelli because he is very scientific in thought and he has, you know, very cynical view about church. अब कुछ फेमस मैकियावेली की बुक्स हैं। वो सबसे फेमस है द प्रिंस, जो कि मोनार्किकल रूल पे एडवाइस करती है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी फोकसेस ऑन रिपब्लिकनिज्म एंड लिबर्टी। आर्ट ऑफ वॉर, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी और सिटीजन मिलिटिया पे बात करती है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो कि हिस्ट्री है इटली की, ठीक है। एंड दिस इज़ द टाइम लाइन फॉर UGC नेट। 1469 में ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली।
और सेकंड चांसरी में उनका एंट्रेंस हुआ था 1498 में। 1512 में उनको एक्साइल करवा दिया गया था सैन कैसिसिनो में, एंड 1513 में उनने प्रिंस लिखना पूरा किया, एंड 1527 में उनकी डेथ हो गई। थैंक यू सो मच अभी तक का ये वीडियो देखने के लिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।